स्वागत है आपका। पहाड़ की खबरें देखेंगे अपना उत्तराखंड में, और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की वजह से पूरा मंदिर सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। बर्फ गिरने से धाम के मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों ही धामों की तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर कई फीट जमा हो चुकी है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए आईटीबीपी के जवान मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से अधिक की बर्फबारी हुई है। तो उत्तराखंड में क्रिसमस से पहले बर्फबारी हुई है और सैलानी काफी खुश हैं। पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। चमोली के औली में भी स्नोफॉल हुआ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ गिरने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई। हर्षिल में बर्फबारी के बाद भव्य नजारा नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में है। नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है, जिन्हें खोलने की कोशिश लगातार जारी है। बर्फबारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद और हम पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो रियली जो है यहाँ पर्यटक काफ़ी लोग जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ी की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक से हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियों के फंसने की भी खबर आई, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। जी। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी, स्नोफॉल देखी है। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है जी, और यहाँ पर देखो टूरिस्ट वाले किस तरह से एंजॉय ले रहे हैं। मौसम डेंजर हो रखा है, पूरी बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ का रुख करेंगे। पहाड़ पर स्नोफॉल के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। चमोली के डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सड़क मार्ग बंद होते ही समय रहते उन्हें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ ने बर्फबारी के बाद औली जोशीमठ रोड पर बर्फ हटाने के लिए स्नो कटर तैनात कर दिए हैं। तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की सूचना भी प्राप्त हुई है और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। फिलहाल कहीं कोई मार्ग बंद होने की या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटकों को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यदि अपना वाहन लेके आ रहे हैं तो ऐसे उच्च क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पाला अधिक पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री गंगोत्री शीतकालीन प्रवास के खरसाली और मुगबा में बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है। खोलने की इसको कोशिश की जा रही है। बर्फबारी के बीच में अपर सचिव उत्तरकाशी पहुंचे और उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बंद हाईवे को जल्द खोलने के निर्देश दिए गए हैं इनकी तरफ से।
और मुकुबा में जो है माँ गंगा जी का जो है शीतकाल पट भी है, तो वहाँ पे यात्रियों जो है दर्शन करने के लिए भी काफ़ी आ सकते हैं। यहाँ पे गंगनानी में गर्म कुंड भी है, तो काफ़ी एक डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। चक्राता से खबर, जहां के त्यूनी में भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है, जिसकी वजह से रोड बर्फ आपको रोड पर नजर आएगी। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन बर्फ हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें बंद हैं, इसकी वजह से सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है, सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड में शहर वाली सरकार के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तारीख घोषित कर दी गई है। 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 25 जनवरी को निकाय चुनाव के रिजल्ट आएंगे। फाइनल आरक्षण जारी करने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बड़ी बात यह है कि इस बार निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। कुल मिलाकर 100 निकायों में चुनाव होंगे, जिसमें 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत शामिल हैं। जबकि 4 सीटों पर परिसीमन नहीं हुआ है, लिहाजा यहां पर चुनाव नहीं होगा। उधम सिंह नगर की किच्छा और गढ़नेगी, टिहरी की नरेंद्र नगर, चंपावत की पाटी सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जन सुनवाई के बाद 39 निकायों में आरक्षण बदला गया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही उनके टिकटों की घोषणा होगी। कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया। पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी। नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में और नगर निगमों में पैनल्स तैयार कर लिए हैं और जैसे ही हमारे पैनल्स पर पीसीसी की बैठक होगी, जो हमारी यहाँ पर कोर कमेटी है, वो अपना पैनल्स पर डिस्कशन करने के बाद फाइनल नामों का जो पैनल है वो एआईसीसी को भेजेगी। उसके बाद टिकट घोषित हो जाएंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझता हूं कि इस बार राज्य में नगर निकायों में मैक्सिमम नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो निकाय चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने से कई नगर निगम समेत नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में सियासी समीकरण बदल गए हैं। विशेष तौर पर हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा में जो बदलाव हुए हैं, उससे जहां कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं की उम्मीदें जाग गई हैं। हल्द्वानी की मेयर सीट को
ओबीसी से जनरल कर दिया गया है, जबकि अल्मोड़ा को ओबीसी और श्रीनगर को महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद अब नई दावेदारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नए सियासी समीकरण भी अब उभरने लगे हैं। आने वाले दिनों में ऋषिकेश पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ऋषिकेश, मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पर्यटन योजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि कार्य योजनाओं को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें नए घाट, आस्था पथ, वेडिंग जोन और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तीन सेक्टर्स में काम होना है, जिसमें पहले सेक्टर में 450 करोड़ का काम होना है। इसमें फ्लड प्रोटेक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू घाट्स यानी नए घाट उसमें बनने हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो आस्था पथ का होना है। दूसरे सेक्टर में हम लोग जो है ग्रीन स्पेसेस का है, क्लॉक रूम का है, वेटिंग एरियाज है और वेंडिंग रूम्स है। ये सारे काम वेंडिंग जोन्स है, ये दूसरे सेक्टर में होना। साथ में नैनीताल हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस जी नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ऋतु बाहरी के रिटायर होने के बाद अब ये पद खाली था, जिसके ऊपर अब देखिए नए जस्टिस को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अब नई जस्टिस मनोज तिवारी एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं और अब जस्टिस जी नरेंद्र को नैनीताल हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में इस साल भू कानून और मूल निवास की चर्चा जोरों पर रही। 2025 में भू कानून लागू करने का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड के प्रवासियों ने ट्राइबल स्टेट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, ताकि राज्य की पहचान बरकरार रह सके। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राज्य सरकार से, हमारी उत्तराखंड राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी मांग है जी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ों से प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां शेड्यूल 5 के तहत उत्तराखंड को जनजाति राज्य या ट्राइबल स्टेट घोषित करने की मांग की गई। रविवार को हुए प्रदर्शन में प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। एक तरफ उत्तराखंड के अंदर भू कानून और मूल निवास की मांग इस पूरे साल चर्चा में रही है, तो अब संविधान के शेड्यूल 5 में ट्राइबल दर्जे की मांग हो रही है। अगले साल उत्तराखंड 25 साल का पूरा हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी राज्य की पहचान बनी रहे, इसके लिए धरने प्रदर्शन अब जोर पकड़ रहे हैं। तो क्या भू कानून के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को ट्राइबल दर्जा दिया जा सकता है? जिस तरह पड़ोसी राज्य हिमाचल में पांगी वैली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में है, तो क्या दिल्ली में उठ रही मांग को बीजेपी और कांग्रेस सही मानते हैं? हमें प्राथमिकता कैसे मिले, वहाँ की भाषाओं का संरक्षण कैसे हो, संस्कृति का संरक्षण कैसे हो। हर विषय को देश के प्रधानमंत्री जी चीजों को संज्ञान में लेते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार उस चीज को आगे बढ़ने का हमारा काम रहता है। ये सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसके दृष्टिकोण से सीमावर्ती जनपदों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्व में बनी हुई हैं। अनेकों प्रकार इस प्रकार विषय आता है। जहाँ भू कानून का विषय, तो भू कानून तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के एजेंडे में है और उसको हम भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके की मांग उठ रही है कि उत्तराखंड को 5th शेड्यूल में डाला जाए और नॉर्थ ईस्ट की तरह जो पूर्व जो पर्वतीय राज्यों को विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलती हैं वो उत्तराखंड के नागरिकों को मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है, वो सारा उससे सेम मेल खाता है। जनजाति के चलते राज्य और जिले शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में आते हैं। रेवेन्यू मामलों के एक्सपर्ट जय सिंह रावत के मुताबिक 90% तक जनजाति की वजह से उत्तर पूर्व के राज्यों को शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेट में रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों और लद्दाख को शेड्यूल 5 में ट्राइबल कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद उत्तराखंड का कोई जिला इसमें शामिल नहीं है और हालात को देखते हुए पहाड़ी जिलों को ट्राइबल कैटेगरी में शामिल करना केंद्र सरकार के हाथों में है।
वहीं इसका फायदा बजट से लेकर संस्कृति को बचाने में होगा। रहे हैं, इनका कहना है कि लुक उत्तराखंड आपका देखिए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमालयी राज्यों में अब तक कश्मीर, जम्मू कश्मीर था, स्पेशल स्टेटस था, और उसके बावजूद इन्होंने उसको लद्दाख को ट्राइबल उसका वो दे दिया स्पेशल दे दिया। हिमाचल और ये बीच में छूट गए हैं दोनों, जो इनको जरूरत स्पेशल स्टेटस की है। हिमाचल को भी 3-4 जिले उनको दे दिए हैं, केवल अकेला छूटा है, उत्तराखंड छूटा हुआ है। तो ये मांग हो रही है, तो राज्य ये भारत सरकार ही कर सकती है, करेगी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बरकरार रखने की बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इसके बाद कड़े भू कानून और मूल निवास की बात में भी जोर पड़ा है, तो दिल्ली में ट्राइबल स्टेट की मांग भी इसी का एक हिस्सा है। तो बात चाहे दिल्ली में उठ रही हो या देवभूमि में, मकसद उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बचाने का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी से खबर, जहां पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर दिखौल गांव के ग्रामीण आज तक मुआवजा इनको नहीं मिला है। गांव वालों का कहना है कि साल 2020 में गांव की जमीन को डंपिंग जोन के लिए लिया गया था, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। वहीं एक परिवार का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस बीच प्रभावित परिवार करीब 1 साल से बारात घर में रहने को मजबूर है। इस मामले में डीएम ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऑल वेदर रोड के कारण इन्होंने जो रोड काटी उस पे पुश्ता नहीं लगाया, जो पानी निकलता है उसकी निकासी उन्होंने की नहीं है, वैसी पुश्ता चढ़ा दिया, फिर वो धंस गया पूरा, हमारे घर पे पूरा पानी निकल गया। 1 साल से हम बारात घर में रह रहे हैं। ग्राम सभा की जमीन डंपिंग जोन के लिए ली गई थी 2020 में। 2020 से आज 2025 हो गई, अब तक कोई भी क्लीम इस बीआरओ ने, एनएच ने नहीं दिया हमारे ग्राम सभा। तो कुछ मकान है, साथ ही कुछ मुआवजे का भी मैटर है, जो कि एनएच के टाइम से कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो इसमें अपर जिलाधिकारी और जो एसएलए ऑफिस है उनको बताया गया है कि तत्काल पत्रावली चेक कर लें, अगर कोई भी मुआवजा पेंडिंग है तो उसको वितरित करें। खबर हरिद्वार से अगली, यहां पर एक कार उधर हरिद्वार के लक्सर में उपलों के ढेर में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी आग काबू में नहीं आई और फिर कड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने हाथ तापने के लिए उपलों के ढेर में देखते देखते उपलों तक आग पहुंची, विकराल रूप ले लेती है, पास के गन्ने के खेत और कुछ मकानों तक पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को बने भले ही 4 साल होने जा रहे हों, लेकिन अभी भी ये विश्वविद्यालय पटरी पर नहीं आया है। हालात ये है कि यूनिवर्सिटी के चारों कैंपस में प्रवक्ताओं की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में संविदा प्रवक्ताओं के भरोसे विश्वविद्यालय के कैंपस चल रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। एसएसजे यूनिवर्सिटी को बने भले 4 साल हो गए हों, लेकिन अभी भी ये यूनिवर्सिटी राम भरोसे ही चल रही है। हालात ये हैं कि विश्वविद्यालय के चारों कैंपस में फिलहाल 311 प्रवक्ता तैनात हैं, जिनमें 199 प्रवक्ता संविदा पर काम कर रहे हैं। नियमित प्रवक्ताओं में कुछ ऐसे भी हैं जो जल्द ही विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में समायोजित होने हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। हमने शासन को जो है माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रत्येक विभाग में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के आधार पर 574 अध्यापकों की मांग का जो है प्रपोजल भेजा है। प्रवक्ताओं की भारी कमी की मार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पर पड़ रही है। आलम यह है कि कई विषयों के प्रवक्ता न होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालय सभी विभागों में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द तैनात करने का दावा कर रहा है। इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटी ने 574 पदों का प्रस्ताव शासन को भी भेजा है, लेकिन इस प्रस्ताव को हरी झंडी कब मिलती है कोई नहीं जानता।
भी विश्वविद्यालय अपने या कोई भी कैंपस अपने ढंग से नहीं चल पा रहे ना। यहाँ प्रोफेसर्स की भारी कमी है, कहीं कहीं संविदा के प्रोफेसर हैं, फिर भी मतलब बहुत सारे टीचरों की कमी है, बहुत सारे कर्मचारियों की कमी है। आखिरकार जब विश्वविद्यालय बनाया गया है तो उसमें चीज़ें भी पूरी उस हिसाब से होनी चाहिए। SSJ विश्वविद्यालय से कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के कैंपस जुड़े हुए हैं। ऐसे में पहाड़ में बेहतर उच्च शिक्षा देने का जिम्मा इसी विश्वविद्यालय के ऊपर है। लेकिन 4 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी ये विश्वविद्यालय अभी तक बेहतर तरीके से नहीं चल पाया है। कभी नियमित कुलपति तो कभी प्रवक्ताओं की कमी यहाँ बनी रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर विकास नगर से है, जहां पर सहसपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, उसकी बाइक भी सीज कर दी है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।